हैं आप सभी 10-15 मिनट लेट हैं हम। ठीक है, मैंने कहा था थोड़ा सा अप्रैल भर में दिक्कत होगी, अप्रैल से मई के बीच में तो परेशानियां होनी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, मुझे लगा क्लास नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनली माँ सरस्वती का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोगों के सामने फिर से हम आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे मन से, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, थका हूँ लेकिन उसके बाद भी क्लास होगी। ठीक है, स्टार्ट करें। बिल्कुल, बहुत सही। स्टार्ट करें। आ गए सभी, फटाफट आ जाओ। कृष्णा, राधिका क्लास में रेगुलर नहीं आ रही हो, मैं रुको कमेंट के लिए मोबाइल ले लेता हूं। चले ठीक है, स्टार्ट हो गई क्लास। अरविंद कुमार, आनंद यादव, चलिए स्टार्ट करें। नमस्ते 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 सभी को, नमस्ते। स्टार्ट किया जा। प्रणाम प्रणाम, सब लोग अच्छे से हो ना? सभी को जय माता सरस्वती। स्टार्ट किया जाए, वैसे 10-15 मिनट लेट है हम लोग। हाँ ओके, तो आप लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था वैद्युत सेल के बारे में, हमने पढ़ा था विद्युत विभव के बारे में, विद्युत वाहक बल जिसे कहते हैं, हमने सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। और ये कैसे किन किन बातों पे निर्भर करता है, इस पे निर्भर करता है, ये हमने कल के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्यों भाई, इतना तो कर चुके थे ना? हाँ हाँ कर चुके थे ना? ठीक है, पढ़े हो ना आप लोग, रेगुलर करके आए हो ना? मतलब रिटर्न मतलब रिवीजन करके आए हो ना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आप सभी लोगों के लिए, वह है टर्मिनल विभवांतर। क्या क्या हेडिंग डालना आप लोगों को? टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर। सर क्या ये एग्जाम में पूछता है टर्मिनल विभवांतर? नहीं पूछता है एग्जाम में, एग्जाम में नहीं पूछता है। कुछ लोग कहेंगे सर क्यों पढ़ा रहे हो, तो जब नहीं पूछता तो क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों फालतू की लिखवा रहे हो, पढ़वा रहे हो? तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि देखो, ये टर्मिनल विभवांतर नहीं पूछता है, लेकिन आगे टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध है, उस पर न्यूमेरिकल पूछता है अच्छे अच्छे। ठीक है, तो इसलिए टर्मिनल विभवांतर आपको लिए पढ़ना आवश्यक है ना? बात समझ में आ रही है सभी को? तो देखो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है किसी परिपथ में। अभी तक क्या था आप लोग अच्छा जरा याद करो सभी लोग, जब मैंने आपको ये बताया था कि विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या बताया था, किसी भी परिपथ में, पूरे परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य और वह आवेश का अनुपात विद्युत वाहक बल कहा जाता है। हमने ये बताया था ना, अगर कोई परिपथ है तो परिपथ में पूरे परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते थे, यानी एकांक आवेश और प्रवाहित करने में किया गया कार्य W और आवेश Q के अनुपात को हम लोग क्या करते थे, विद्युत वाहक बल E कहा करते थे। यही कहा करते थे, आप लोग पढ़े हो ना? पूरे परिपथ में, कोई भी परिपथ है उसमें एकांक आवेश या Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य W और आवेश Q के अनुपात को हम लोग क्या कहते थे, विद्युत वाहक बल कहते थे। आप लोग ये पढ़े होंगे, क्यों भाई पढ़े ना आप लोग? इसके पहले मैं पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही ना। तो अब हम लोग टर्मिनल विभवांतर पढ़ेंगे। तो टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल लमसम सेम ही है, सेम परिभाषा है। डिफरेंस क्या है इसमें? क्या था इसमें, जैसे मान लो आपके सामने यह परिपथ दिया हुआ है, ये परिपथ है, मान लो इसमें ये परिपथ है आपका, ये परिपथ है आपका है? ये परिपथ है, इस परिपथ में इस तरह से ये पूरा परिपथ है, ये बैटरी आपकी जुड़ी हुई है, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है, ये इस तरह से। ठीक है, बात समझना सभी लोग, बात समझना, समझ जाओगे तो लिखने में आसानी होगी। A B C D ये है, ये E है, ये R है, ये ना, यही परिपथ है, यही परिपथ है ना, है ना, यही परिपथ है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इस पूरे परिपथ में अगर Q आवेश प्रवाहित करें और उसमें किया गया कार्य W है,
तो इसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल ई कहेंगे। अगर हम कह दें केवल दो बिंदु ए और बी, बात समझना, केवल दो बिंदु ए और बी के बीच में अगर क्यू आवेश प्रवाहित करना है, अगर उसमें किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो ये आपका टर्मिनल विभवांतर भी हो जाएगा। बात समझे, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, पूरे परिपथ में नहीं, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्यों भाई, बात समझ में आई सभी को? अभी तक हम लोग विभवांतर, विद्युत वाहक बल पढ़े थे। विद्युत वाहक बल में क्या पढ़े थे हम लोग कि पूरे परिपथ में आवेश प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कर रहे थे हम लोग, विद्युत वाहक बल ही कह रहे थे। लेकिन यहां पर केवल दो बिंदु, जैसे मान लो ए और बी के बीच हमें क्यू आवेश प्रवाहित करना, तो डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, तो डब्ल्यू अपान क्यू को टर्मिनल विभवांतर ए और बी के बीच कहेंगे, इसलिए ये भी लिखेंगे। इसी प्रकार बी और सी के बीच, बी और सी के बीच, ये बी और सी दो बिंदु है, बी और सी ये दो बिंदु है, इनके बीच अगर आपको क्यू आवेश प्रवाहित करनी है, इनके बीच अगर आपको क्यू आवेश प्रवाहित करनी है और डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बी बी सी हो जाएगा। टर्मिनल विभवांतर क्या, बी बी सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को? ये बात समझ में आ रही है? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो इस परिभाषा को लिखेंगे, किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। परिभाषा समझ में आई? उन दोनों बिंदुओं के मध्य का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। आपको यहां डायग्राम के माध्यम से भी समझ में आ गया है। यानी टर्मिनल विभवांतर अगर ए और बी बिंदुओं के मध्य का निकालना है आपको, इन ए और बी बिंदुओं के मध्य, तो भी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मान लो डब्ल्यू कार्य करना पड़ा है क्यू आवेश को ले जाने में, तो डब्ल्यू अपान क्यू हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? सभी को समझ में आ गई है? एक बार हाँ या ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी लोग बताइए। और ना हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, मुझे पता चलना चाहिए हाँ आपको समझ में आ गया है। सभी को समझ में आ गया है? जो पिछले लेक्चर में नहीं रहे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा गोड़ हाथ जोड़कर कि पहले पिछला लेक्चर पढ़ के आना, तभी ये अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि कल से एक समझिए नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। और जो वंस अगेन कर रहे हैं वह एक बार और वीडियो को, लेक्चर को देख लेंगे, एक बार और देख लेंगे वीडियो को, ठीक है, एक बार और देख लेंगे, आ जाएगा। तो मैं फिर से थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। भाई साहब, इसको मैं गांव की भाषा में कहूंगा, क्या गांव की भाषा में क्या कहूंगा, ये जो विद्युत वाहक बल है ना, यह क्या होता है, घर में, मैं घर की बात में बता रहा हूं, घर में क्या होता है कि कुछ लड़कियां जो होती हैं बहुत चालाक होती हैं। चालाक क्या करती हैं, वो जिस रूम में रहती हैं केवल उसी रूम को साफ करती हैं। एक तरह से वो टर्मिनल विभवांतर का काम करती हैं कि बस एक रूम को साफ करती है, उसी रूम के सामान को ठीक से रखती है। तो उस रूम को साफ करने में जो कार्य करना पड़ा है डब्ल्यू, और आवेश जो क्यू है, मान लो जो झाड़ू मार रहे हैं उसके अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। जबकि लड़के बहुत दिलदार होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे घर को साफ करते हैं, छत को साफ करते हैं, द्वार को साफ, मतलब हर चीज करते हैं। यार आज उसके लड़के तो हमको लग रहा है गोबर हिला क्या होता है, जो जानवर के निकलते हैं वो भी काम करते हैं, है ना। तो वो पूरा घर साफ करते हैं ना। तो पूरा घर साफ करेंगे, वो विद्युत वाहक बल होगा। सिंपल है, गांव घर का भाषा है ना। हाँ, बॉयज आर गेट, मैं जानता हूं, ये बहुत लड़के महान होते हैं,
बहुत मेहनत करते हैं, उनके ऊपर बहुत 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 जिम्मेदारियां होती हैं। उनको जिम्मेदारियां होती है अपने घर में सबको खुश रखने की, और उनको ये भी जिम्मेदारियां होती है घर के बाहर वालों को भी खुश रखने की, है ना। कभी रोते नहीं लड़के, लड़कियों को कुछ थोड़ा सा हो गया, झटका लगा, रोने लगेंगी, है ना। थोड़ी सी बात ऊंची नीची हुई कि रोने स्टार्ट कर देंगे। हाँ, गेहूं काटना, मार्केटिंग करना, खेत में पानी बनाने जाना। चलिए ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, मैं समझ गया कि लड़कों का दुख बहुत ज्यादा है। चलो, इतना समझ में आया सभी को ना? अब आ गया समझ में, मुझे लगता आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे चले। आगे चले क्या? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सर पनिया लेते आओ, थोड़ा सा प्यास लगा है। थैंक यू सर। त्रिभुवन सोनवाल, पहली बार क्लास में आ रहे हो क्या? क्या कर रहे हो कि? बहुत अच्छा। हाँ, त्रिभुवन जी आपने जवाब नहीं दिया, क्यों? चलिए आगे चलते हैं, हम पानी पानी पी लिया। क्यों त्रिभुवन, आपने जवाब नहीं दिया? पहली बार क्लास में आ रहे हो क्या? न्यू ज्वाइनिंग है क्या? चलो मैं स्टार्ट करते हैं आगे। कहिया ज्वाइनिंग किया? आज ही क्या? आगे चलते हैं, लिख लिए हो? चले आगे? अरे हाँ यार, कुछ बोलोगे? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? अब हम लोग ये विद्युत वाहक टर्मिनल विभवांतर भी और विद्युत वाहक बल ई के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे ना। संबंध ज्ञात करेंगे, वही भाई, क्या संबंध होता है? भाई बहन का संबंध है या गुरु भाई का संबंध है? क्या संबंध है भाई, है ना। तो लिखिएगा सभी लोग, सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर के मध्य संबंध। सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर के मध्य संबंध। सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर के मध्य संबंध क्या होता है? अब हम लोग मानते हैं कि एक आपका ये परिपथ है, माना एक परिपथ है जिसमें ये कैपिटल आर आपका वाय प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहां पर एक बैटरी लगी हुई जो कि स्मॉल आर एक आपका यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ये आपका रेड वाला जो है ना, ये बैटरी लगी हुई है, ये स्मॉल आर, एक ये कैपिटल है। रेड वाला जो है ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये हमने माना। और इन दोनों बिंदु, मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इनके मध्य का जो विभवांतर है भी है। इनके मध्य का जो विभवांतर क्या है? भी है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान देना सभी लोग, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान देना सभी लोग।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई। डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? सबसे बड़ी एग्जाम में पूछा जाए ना पूछा जाए, न्यूमेरिकल इस पे पूछा जाता है। ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। नंबर एक कंडीशन हम लोग यहां पे लगाएंगे सबसे पहले। यदि नंबर एक कंडीशन लगाएंगे, यदि सेल से धारा ले रहे हो, सेल से धारा लिया जा रहा हो, अगर सेल से धारा लिया जा रहा हो, यानी अगर ये सेल जो है इसमें धारा भेज रहा हो, यानी ये सेल का द्वारा जो किया गया कार्य W सेल है। देखो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि जरूरत भी नहीं है, बोर्ड में तो डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाएगा तो सिंपल लिख लेना सभी लोग, ठीक है। ये W जो सेल है, ये जो धारा दिया, ये दो भागों में बेटी। पहली बात तो ये आंतरिक प्रतिरोध R वाले में गया, यानी W आंतरिक में गया, और दूसरा में क्या गया, ये बाह्य में गया, W बाह्य में गया। दो चीजों में यह खर्च हुआ कार्य, दो चीजों में यह कार्य खर्च हुआ है। पहला, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो है दो चीजों में खर्च हुआ है, आंतरिक में और बाह्य में, दो चीजों में खर्च हुआ है ना। ये दो चीजों में खर्च हुआ है, बात समझ में आ रही है? हाँ, ये दो चीजों में खर्च हुआ। किसमें? ये जो सेल बैटरी लगाए हम, तो बैटरी पहले तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R में कुछ खर्च करेगी और कुछ बाहर खर्च करेगी। वही बात है ना, वही बात है ना। मेले में पैसे पाते हो तो क्या करते हो? कुछ पैसे तो घर के लिए कुछ लेते जाते हो, जलेबी वलेबी, और कुछ बाहर वाले के लिए भी रख लेते हो, है ना। तो वही बात है, कुछ आंतरिक के लिए कुछ बाहर के लिए, है ना। आप लोग करते हो ऐसा, लड़के ज्यादा करते हैं ऐसा, ठीक है। देखो W सेल यानी सेल का मतलब ये है। तो आपको पता है, मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था कि किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है, VIT बताया था। ऐसा बताया था क्या? किसी को याद है? VIT बताया था ना। तो यहाँ पे W सेल में V के स्थान पे E लिखेंगे, क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विभवांतर नहीं, सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो हम लोग यहाँ पे E स्मॉल I T लिख दिया। अरे सेल का विद्युत वाहक बल होता, सेल का विभवांतर भी नहीं होगा। इस सेल का यहाँ पे भी नहीं लिखा है, ये ई लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे ई लिख रहे हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो W आंतरिक है, तो आपको ये W इज इक्वल टू, आप लोग ये भी पढ़े होंगे, I स्क्वायर RT, ये भी पढ़े होंगे ना, I स्क्वायर RT। अरे पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे? अब चूंकि आंतरिक की बात है, अंदर की बात है, तो अंदर में ये स्मॉल R छोटका वाला ननका वाला R होता है प्रतिरोध के रूप में। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, I स्क्वायर स्मॉल RT लिखेंगे। और देखो ये देखो Y है, यहां पे बड़का जो है R रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे I स्क्वायर कैपिटल RT लिखेंगे। समझ में आया सभी को क्या? अरे बाहरवा जो है ये बड़का वाला बैठा हुआ है, तो बड़का वाला R लिखेंगे हम लोग, ये छोटका वाला R लिखेंगे हम लोग, सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल काम करेंगे। आइए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल काम, फार्मूला प्रूफ हुई होने वाला है। अब देखो इसको हम फिर से लिख देते हैं, ई स्मॉल आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर स्मॉल आर टी प्लस आई स्क्वायर कैपिटल आर टी, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां पे देखो ये टी यहां पर भी है, टी यहां पर भी है, टी यहां पर भी कट जाएगा। एक आई देखो यहां पर है, आई यहां पर भी है, आई यहां पर भी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ई इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो दो आई स्क्वायर था, तो एक आई कटा है तो एक आई बचा है, आई आर बचेगा, प्लस है यहां पर भी दो आई है, इसमें से एक आई कट जाएगा तो आई कैपिटल आर बचेगा। बताओ स्मॉल आर और कैपिटल आर बचेगा क्या? ऐसा ही होगा क्या? हाँ? अब देखो V बराबर क्या पढ़े हो, V बराबर क्या पढ़े हो, आई आर पढ़े हो, या V बराबर आई आर पढ़े हो, यही पढ़े हो ना आप? अब बताओ V इज इक्वल टू आई आर पढ़े हो, V इज इक्वल टू आई आर पढ़े हो। T देखो नहीं कटने के, अगर कटने में प्रॉब्लम है तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूं। मुझे पता था कुछ लोग काटने नहीं आता है, कटा जाता है लोगों का, काटने नहीं आता है। ई स्मॉल आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर कैपिटल आर टी
प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर टी। अब हम लोग क्या करते हैं, ई आई टी को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, देखो यहां पे कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन करेंगे, आई स्क्वायर टी कॉमन कर लेते हैं, आई स्क्वायर टी कॉमन कर लेते हैं, तो बाहर क्या अंदर क्या आर प्लस स्मॉल आर बचेगा, ये बचेगा। अब देखो सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, यह है बेचारा टी और यह टी कट जाएगा, ये एक आई है और यहाँ पे एक आई है, दो आई है, तो इसमें से एक आई कट जाएगा, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आई आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू हम ले सकते हैं आई आर प्लस आई आर, आई स्मॉल आर लिख सकते हैं। अब देखो आप लोग ये पढ़े होगे v इज इक्वल टू आई आर, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, v इज इक्वल टू आई आर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो e इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां पर v प्लस आई आर, v प्लस आई आर। देखो भाई इस पे न्यूमेरिकल बनता है, ये तो कंडीशन नंबर 1 है। यदि सेल धारा दे रहा हो, सीधी सी बात है, अगर आपके घर में लाइट कट चुकी है, इन्वर्टर से पूरा पंखा उखा चला, तो उस कंडीशन की बात है E इज इक्वल टू v प्लस आई आर। अरे ये स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर वाले की जगह तो हम लोग भी लिख दिए इस फार्मूले के आधार पे, स्मॉल आर वाला होगा। ये वह कंडीशन है, वह कंडीशन है, ठीक है ना, समझे, बताओ समझ गए, चलो समझ गए तो अच्छी बात है। अब हम कुछ और करते हैं यहां पर, ये देख लो, इसको हम उठाते हैं, यहां से हम लोग इसको यहां पे ये लिख सकते हैं क्या, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई इज इक्वल टू ई कैपिटल ई अपान आई इज इक्वल टू कैपिटल ई अपान, बताओ ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो कभी कभी क्या होता है, धारा का मान पूछता है तो ये फार्मूला रखते हैं, ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कौन भाई, रॉकी सर v बराबर आई आर, फिर से अरे यार v बराबर आई आर होता है, v बराबर आई आर होता है, ये कैपिटल वाला आर होता है, v बराबर स्मॉल आई आर थोड़ी ना होता है। आप ये पढ़े ओम के नियम, बात समझ में आ रही है आपको रॉकी। ये कभी कभी अगर परिपथ में धारा पूछे तो आप ये वाला फार्मूला लगा के धारा निकालोगे, आप यह वाला फार्मूला, अरे होता है बस नहीं, अरे मैंने ओम के नियम से निकलवाया भी था वहां पे, ठीक है, स्मॉल आर नहीं होता, ये गलत है, ये नहीं होता, इसलिए यहां पे स्मॉल भी नहीं लिखा मैंने, बस v बराबर आई आर होता है, इसलिए आई आर मैंने वहां पे भी लिखा है, ठीक है, समझे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, तो आगे ध्यान देना, आई इज इक्वल टू, ये तो धारा हो गया, आपका धारा हो गया, ठीक है, ये आपका संबंध हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यह आई का जो वैल्यू है ना, इसको उठा के यहां पे रखते हैं, चलो और रखते हैं तो क्या होगा, देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू v प्लस ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, ऐसा हो जाएगा। अरे मैंने इस आई का वैल्यू उठा के यहां पे रखा है, कोई गलत तो नहीं किया, कोई गुनाह तो नहीं किया ना, कोई गुनाह तो मैंने नहीं किया। चलो हम क्या करते हैं, b इज इक्वल टू, अरे सॉरी e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस, देखो e स्मॉल आर अपान आर प्लस आर, ये हो जाएगा e स्मॉल आर, क्या हो जाएगा यहाँ पे e स्मॉल आर आर प्लस आर। हम लोग क्या करते हैं, देखो ये v है ना, v को इधर लाते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम इसको v इज इक्वल टू ई माइनस ई स्मॉल आर अपान आर प्लस आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू ई माइनस ई स्मॉल आर अपान आर प्लस आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख सकते हैं। अब देखो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई को कॉमन कर लेते हैं हम, 1 माइनस स्मॉल आर अपान आर प्लस आर, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, v अपान ई लिख सकते हैं, v अपान ई इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल आर अपान आर प्लस आर, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। अब यहां पे ध्यान देना, v अपान
इज इक्वल टू आर प्लस आर माइनस आर अपान आर प्लस आर, ये लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आर का यहाँ पे गुणा किया है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या हो जाएगा, ये आर से आर कट जाएगा और आपका बचेगा v अपान इज इक्वल टू आर अपान आर प्लस स्मॉल आर, ये बचेगा। ठीक है, अभी मुझे जो चाहिए वो नहीं आया है। ठीक है, अभी यहां इसके आगे भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्या हुआ पूनम कुमारी, पावर आर कैसे, कहां पे पावर आर है, कहीं पे पावर आर नहीं है भाई, कहां पे पावर आर है, कहां पे पावर आर है, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, बस हमें यहां से बस स्मॉल आर का वैल्यू ज्ञात करना है, लिख लो सभी लोग। मल्टीप्लाई आर है, आर अपान आर कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, किसना ऐसे नहीं कटता है, काटने के लिए उल्टा करना पड़ेगा। लिख लो सभी लोग, उसके बाद आगे चलता हूं मैं, इसको मैं रफ करूंगा बीच वाला। देखिए आई का मान यहां से मैंने निकाला है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल आई आर प्लस स्मॉल आर, ये है। तो हमने क्या किया है, इस आर प्लस आर को इसके नीचे ला के रख दिया है, तो यहाँ पे आई हो गया। हमने कुछ नहीं किया है, ये आई का वैल्यू उठाकर यहां पर इस आई के स्थान पर रख दिया, तो ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब हमने क्या किया, v प्लस ई स्मॉल आर हो गया। ठीक है, अब देखो ई स्मॉल आर वाले को उठाकर हमने इस साइड किया, v को उस साइड, तो हमने ऐसा लिख सकते हैं ई माइनस ई आर अपान आर प्लस आर। अब यहां से ई को कॉमन किया है, 1 माइनस आर अपान आर प्लस आर है, सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलें। क्या राकेश द्विवेदी क्या प्रॉब्लम है सर, v प्लस, देखो v प्लस, अरे यार कुछ नहीं किया हूं मैंने यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसको फिर से बता देता हूं, मैं फिर से बताऊंगा तो यहीं पे एडजस्ट कर दूंगा, मैं फिर से बता देता हूं। ध्यान देना, कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना, मैं पूरा रफ करके बता रहा हूं, पूरी ध्यान से ध्यान देना, नहीं तो फिर से उड़ जाएगा सर के ऊपर से। देखो देखो हमने क्या किया, यह आई का वैल्यू कैसे आया इतना तो आपको पता है, ई अपान आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहां से आर प्लस कैपिटल आर, ये इसको उठा के यहां पे रखा हमने, ई अपान आर प्लस स्मॉल आर, ये तो कैसे आया आपको पता ही है, ध्यान देना यहाँ पे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे रखेंगे, तो ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v प्लस आई का वैल्यू रखू ई अपान कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पे आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या बताओ, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ना ई अपान आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर स्मॉल आर, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ई माइनस ई अपान आर प्लस स्मॉल आर, ऐसा लिख सकते हैं इंटू आर इज इक्वल टू बी। इसी को मैंने इस तरह से भी लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू ई माइनस ई अपान आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखो ई यहां पर भी है, ई यहां पर भी, तो ये कॉमन हो सकता है, कॉमन होगा तो v इज इक्वल टू ई कॉमन हो गया 1 माइनस आर अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसे बचेगा। अब सर ये आर जो है ना, ये आर तो कॉमन नहीं है, आर इसके ऊपर आ जाएगा और ये यहां पर भी इसलिए कॉमन हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो देखो ये यहां पे गुणे के फॉर्म, तो v के नीचे आ सकता है, तो v अपान ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस स्मॉल आर अपान आर प्लस स्मॉल आर, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, v अपान ई इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर अपान आर प्लस स्मॉल आर। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, कट जाएंगे,
तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं बी अपान ई इज इक्वल टू कैपिटल आर अपान आर प्लस स्मॉल आर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, उल्टा करें ई अपान भी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ई अपान भी इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर अपान आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो देखो ई अपान भी इज इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं, अलग लिख देंगे आर अपान आर प्लस आर अपान कैपिटल आर, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। देखो आर अपान आर, ध्यान देना, बाद में मत कहना सर नहीं समझ में आया, बाद में मत कहना, बाद में मत कहना कि नहीं समझ में आया। आर अपान आर को हम मिटा के यहां पे 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। हाँ 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, यहां पे 1 लिख सकते हैं ना। अब मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, इस पूरे स्टेप को मैं यहां पे कर रहा हूं, इस पूरे स्टेप को हम यहां पे कर रहा हूं, ध्यान देना, यहां पे जगह है, ठीक है, यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, यहां पे कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो ई अपान भी, देखो अब देखो ये 1 है, 1 प्लस स्मॉल आर अपान आर है, तो 1 को इस साइड ला रहे हैं, -1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल आर अपान आर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम आर का इधर गुणा कर दें तो एक फार्मूला बन जाएगा आर इंटू ई अपान भी -1 इज इक्वल टू आर स्मॉल आर। ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इसके निकालने का एक फार्मूला बन गया है। इसके बाद का मैं यहां पे किया हूं, इसके बाद का मैं यहां पे किया हूं, यहां से फिर नीचे गया, ठीक है। अब मुझे लगता है नहीं, आर अपान आर का मान 1 होगा, अरे 2/2 का मान 1 होता है भाई, ऐसा मत समझ लेना कि 0 हो जाए, 2/2 का मान 1 होता है, ठीक है ना। अब तो दिखाई दे रहा आप सभी को ना, बताओ, चलिए लिख लीजिए इसे सभी लोग। अब देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग, यहां पर ये फार्मूला, ये फार्मूला, सॉरी ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये कोष्टक, तीनों कोष्टक, चारों कोष्टक के फार्मूला को आपको याद रखना होगा कि न्यूमेरिकल इसी पे बनेगा, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इसी पे बनेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, डेरिवेशन भी कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर सनक के पूछ दिया है, हम क्या कर सकते हैं ना, सीधे डेरिवेशन पूछा जाएगा, नहीं आएगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। अरे 1 कहां से आया, अभी अभी मैंने कहा था ना कि ध्यान से देखो नहीं तो सर के ऊपर चला जाएगा। मैंने इस आर अपान आर, देखो आर, ये आर प्लस स्मॉल आर अपान आर को मैंने इस तरह से लिखा, पहले आर अपान आर प्लस आर अपान आर, ऐसे लिखा। तो ये आर अपान आर को मैंने काट के 1 लिख दिया, समझे कि नहीं समझे। हाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना हम भाई, कुछ हर चीजें इजी नहीं होती। ये फार्मूला है कैपिटल आर ई अपान भी -1, ये फार्मूला असली यूज आपको जब मैं मीटर सेतु वगैरह पढ़ाएंगे तो वहां पे भी आपको दोबारा देखने को मिलेगा। अब तो दिख रहा है फार्मूला नीचे वाला, ये फार्मूला तो दिख ही रहा है, दिख रहा होगा यार। देखो मोबाइल में ऑप्शन होता है, इस बात को ध्यान देना, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन दिया होगा, ये वाला मैं दिखा रहा हूं, ये वाला, ये वाला, ये देख रहे हो, इसको टिप कर, ये वाला देखो कमेंट के बगल में ये होता है 4 खाना, इसको टिपोगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, दिखाई देने लगेगा। हाँ यही तो फार्मूला, देखो प्रियंका कुमारी ने लिख दिया, हो गया। कल क्लास में नहीं आई थी ना राधिका, कहां से समझ में आएगा, सुबह में होता है इंग्लिश की क्लास। अभी सर
सर अच्छा इंग्लिश वाले सर थोड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा थोड़ा इनके में इंप्रूव आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा ना? धीरे धीरे और इंप्रूव हो जाएगा उनका, ठीक है। वो ऑफलाइन में एनडीए एयरफोर्स नेवी वालों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। सुबह में है, अभी उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेने दीजिए, तो शाम उनको टाइम चेंज किया जाएगा, ठीक है। मैंने कहा समय ले रहा हूं, लेकिन बेस्ट लोगों को लाके रखूंगा। चलिए स्टार्ट करें आगे। ये हो गया, लिख लिए सभी लोग? हाँ, कमेंट नहीं पढ़ते अभी, उनका आदत नहीं कमेंट पढ़ने का, धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे कोमल कुमारी, दोनों पढ़ाएंगे, चाहे जो बुक आपका रेनबो हो, चाहे इधर का आपका फ्लेमिंगो एंड विस्टा हो, दोनों क्लासेस चलेंगी, ठीक है। हाँ, रेनबो हो चाहे फ्लेमिंगो विस्टा हो, दोनों क्लासेस चलेंगी, अलग अलग दोनों चलेंगी, दोनों पढ़ाएंगे। अब आगे चले, लिख लिए सभी लोग? नहीं तो मैंने तो नहीं बोला। आगे चलें। चलिए, तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, ये फार्मूला स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाला, ये वाला फार्मूला, और ये वाला धारा वाला फार्मूला, और ये वाला जो ई और भी के मध्य संबंध है, ये तीनों फार्मूला रट लेना, क्वेश्चन में काम देंगे। एक चीज और ध्यान देना, अगर आप कभी भी किसी बैटरी से धारा ले रहे हो, यानी अगर इन्वर्टर से आपके घर में धारा आ रही है, तो उस कंडीशन में जो विद्युत वाहक बल ई का मान होता है, विभवांतर से अधिक होता है। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में आएगा। और न्यूमेरिकल कुछ लोग स्किप करना चाहते हैं, सर न्यूमेरिकल क्यों कराते हो, क्यों नहीं कराते हो, ऐसा उनके दिमाग में है। समझ में आ जाएगा जब एग्जाम आएगा तो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, समझे? ठीक है, आगे चले हम लोग। चलिए इसको रब करते हैं। अब सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग। यदि सेल से धारा लिया जा रहा था, अगर आप इन्वर्टर, लाइट आ गई आपके घर में, इन्वर्टर को आप चार्ज करें, इन्वर्टर भी एक तो सेल ही होता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इन्वर्टर को आप चार्ज कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जरा बात सोचना जरा। तो इन्वर्टर को अगर आप चार्ज कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर आप इन्वर्टर को चार्ज कर रहे हो तो, अभी तो इन्वर्टर से चला रहे थे, अब इन्वर्टर को चार्ज कर रहे हो, यानी सेल से धारा ले रहे थे, अब सेल को चार्ज कर रहे हो, यानी सेल को धारा दे रहे हो, यानी ये कंडीशन में क्या, सेल को धारा दी जा रही है। यदि सेल को धारा दिया जा रहा हो, अगर सेल को धारा दिया जा रहा हो तो क्या होगा? सेल को धारा दिए जाने का मतलब बैटरी लगा दिया हम लोग। मैं सभी से कहना चाहता हूं, ये जो है चैप्टर, अगर आप प्राइवेट पब्लिकेशन में किसी भी किताब, कुमार मित्तल का ले लो, भारती भवन का ले लो, अरिहंत उपका, क्या कौन से चित्रा, किसी का किताब ले लो, आप सरल परिपथ के नाम से अलग चैप्टर बना देखा है। एनसीईआरटी में एक ही है। सर आपको बोर्ड एग्जाम देना है, सरकारी काम करना है, तो हम सरकारी किताब को फॉलो कर रहे हैं। और इतना नहीं, आपको इसके बाद भी सरकारी नौकरी ही करनी है, प्राइवेट काम तो करना नहीं है प्राइवेट नौकरी में, इसलिए सरकारी करो। क्योंकि पूरा, अगर आप गलती से नीट की तैयारी करने चले जाओगे, इसमें बहुत सारे लोग जाएंगे इसमें से, मुझे पता है,
क्योंकि पहले वही स्टार्ट किए, वही महीने से पढ़ रहे हैं जो नीट की तैयारी नहीं करना है, वो मेहनत से पढ़ रहे हैं इसमें। तो बात ये कहना चाहता हूं, तो आपको पूरा एनसीईआरटी किताब को एक एक लाइन रटना पड़ेगा। अगर पीसीएस यूपीएससी की तैयारी करने जाओ तब पर भी एनसीईआरटी रटना पड़ेगा, इसलिए मैं एनसीईआरटी के अनुसार ही पढ़ा रहा हूं। और कुछ गांव घर में ऑफलाइन वाले होते हैं, क्या होता है कि उनको 4, 6, 10, 20, 50, 100 लोगों को पढ़ाना होता है। वो क्या करते हैं, इनका किताब लेते हैं फलाना का ढकाना का और उसी से पढ़ाते हैं, और एनसीईआरटी वो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, पहली बात है ना। आगे चलते हैं, और वो क्या करेंगे, टॉपिक पढ़ा के आगे निकल जाएंगे, कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे। कहेंगे न्यूमेरिकल तो 4-5 आता है, छोड़ देना। और हाँ, टॉपर कौन बनता है, वही 4-5 क्वेश्चन वाला टॉपर बनता है ना। चलो आगे चलते हैं, बोर्ड में वही 2-4 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा करता है वही टॉपर बनता है। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं मैं? क्या हुआ, अरे आवाज नहीं जा रही थी क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, अरे बोलना चाहिए ना, कमेंट करना चाहिए ना कि आवाज नहीं जा रही है। चलो मैं कुछ पढ़ाया नहीं, वही बता रहा था कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कमेंट करना चाहिए आप लोगों को, मैंने कमेंट ध्यान नहीं दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या, जब सेल द्वारा धारा, सेल को चार्ज, देखो पहले क्या कर रहे थे आप लोग, ये इन्वर्टर था, इन्वर्टर आपकी, मान लो इन्वर्टर आपकी लाइट, इन्वर्टर है, लाइट कट गई तो इन्वर्टर से पूरा मकान भर पंखा संखा चल रहा था। अब क्या कर रहे हो आप लोग, अब क्या कर रहे हो आप लोग, अब इन्वर्टर को यानी सेल को धारा दिया जा रहा है, मतलब इन्वर्टर को चार्ज कर रहे हो। जब चार्ज करोगे तो क्या होगा भाई, बाहर से आप लोग इसमें धारा दोगे, सीधी सी बात है। यहां से आप लोग क्या करते हो, जब चार्ज करते हो तो यहां से लाइन में इस तरह से आपका तार लगा होता है, इसको लाते हो, या आपकी बैटरी में, ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर में डालते हो, और इन्वर्टर से 2 तार निकल के आपके बैटरी में जाता है, इस तरह से बैटरी चार्ज होता है, यही क्या होता है ना। तो इस कंडीशन में क्या, बाहर से धारा आप दे रहे हो इन्वर्टर को, बाहर से धारा इन्वर्टर दे रहे हो, और इन्वर्टर जो है चार्ज हो रहा है, ये होता है ना, ये होता है ना, ये होता है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू वाई से धारा जो दे रहे हो, ये 2 चीजों में होता है, डब्ल्यू सेल में व्यस्त हो रहा है, डब्ल्यू सेल में, प्लस डब्ल्यू आंतरिक में, आंतरिक पत्र तो भी तो बढ़ रहा है ना। डब्ल्यू वाई जो होता है, वाई जो है आपका 2 भागों में बट रहा है, सेल को चार्ज करने में, कुछ उसके आंतरिक प्रतिरोधोग्राह में व्यस्त हो रहा है। ये बात सभी को समझ में आई है कि नहीं, इतना इतना बता दो आप लोग, और ये समझ में आई है तो मजा आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं, डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू सेल प्लस आंतरिक, कैसे हो रहा है, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ना। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर आप वाई से, बाहर से आप लगा के बैटरी को चार्ज करते हो इन्वर्टर के जरिए, तो जो बाहर से किया गया कार्य होगा वह 2 भागों में बटेगा, पहले तो सेल को चार्ज करने में, और सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है उसके बराबर करने में। ये बात समझ में आ रही सभी को? अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, बात समझ में आ रही, बताओ।
है ना, दो भागों में व्यस्त हुआ। एक तो सेल को चार्ज करने में प्लस आंतरिक प्रतिरोध में, जो सेल के घोल की जो घोल जो बैटरी में पानी डालते हो ना, उस सेल का घोल होता है, वो घोल जो प्रतिरोध डालता है उसको व्यस्त करने में। अब आप बैटरी पढ़ रहे हो, आप लोग बाद में बना लेना बैटरी उटरी, अगर जिसके घर नहीं होगा इन्वर्टर उन्वर्टर तो। समझ में आ रही सभी को? यार साउंड तो अब सही है, पहले आप था वो सही हो गया ना। डाउट इसमें क्या है? मैं सिंपल एक ही बात बता रहा हूं आपको कि बैटरी को चार्जिंग में लगाए तो बैटरी चार्ज हुआ, प्लस बैटरी का जो घोल है उसको चार्ज करने में कुछ वहां पे प्रतिरोध में कुछ ऊर्जा खत्म हो गई ना। अब वाई क्यों? अरे आज दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस है। बैटरी को लाइट में लगाए तो बैटरी इन्वर्टर से जो लाइट जाती है बैटरी में, किसी के घर होगा तो जानता होगा, तो बैटरी चार्ज करने में होगा, और प्लस में जो घोल है वहां पे बैटरी जो पानी डालते वो भी कुछ प्रतिरोध में व्यक्त करेगा। ये तो मैं समझा रहा हूं कब से। बताओ, इसमें भी आपको नहीं समझ में आ रहा है? कैसे कैसे आदमी है, गधे हो क्या एकदम? 2 4 10 20 बच्चों को भेजूं क्या? पीठ पे बैठ के चलेंगे, दौड़ेंगे आपके ऊपर अगर गधे हो तो। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू रखेंगे। देखो वाई वाई डब्ल्यू वाई का वैल्यू क्या था बताओ? अगर आप लोग यहां से अगर आप लोग लगाओगे तो यहां पे देखो जो वोल्टेज होता डब्ल्यू वाई का वैल्यू क्या होगा बताओ? डब्ल्यू वाई का वैल्यू क्या होगा बताओ? क्या होगा डब्ल्यू वाई का वैल्यू बताओ? क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी हुई हो सकता है, लेकिन यहां पे बाहर से वोल्टेज भी लगाए हो ना यार, वोल्टेज भी लगाए हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, बीआईटी भी हो सकता है, दोनों से था, बीआईटी भी हो सकता है, आई स्क्वायर आरटी भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों तो एक ही है ना। तो डब्ल्यू वाई का वैल्यू हम मान लो आई स्क्वायर आरटी लिखते हैं, जो है आपका वही लिखते हैं, बाद में जो आई आर का वैल्यू भी लिख देंगे, इज इक्वल टू डब्ल्यू सेल का क्या होगा? सेल का ईआईटी होगा, सेल का तो ईआईटी होगा, आपको पता है ना, ईआईटी होगा, प्लस डब्ल्यू आंतरिक, आंतरिक का क्या होगा? आई स्क्वायर स्मॉल आर टी, ये आंतरिक का होगा, आई स्क्वायर स्मॉल आर टी ये आंतरिक का होगा, है ना। ये तो आपको समझ में आ चुका है। अब इसका काम खत्म, तो इसको हम लोग मिटा के काम खत्म करेंगे, है ना। अब देखो यहां पे ध्यान दो, देखो ये कैप स्मॉल आर है, ये आई है, और ये आई है। सॉरी, मैं ऐसे काट दूंगा तो कुछ लोगों के ऊपर से चला जाएगा, ऐसे नहीं काटूंगा, लिख के काटना होगा, क्योंकि इतने कमजोर लोग हैं यहाँ पे, गधे हैं सब। आई आर टी इज इक्वल टू ई आई टी प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर टी, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना क्या होगा, देखो यहां से आई स्क्वायर टी कॉमन होगा, अंदर आर बचेगा, इज इक्वल टू नहीं, हाँ इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में से क्या आई और टी कॉमन होगा, आई टी, देखो आई स्क्वायर आर टी कॉमन हुआ, इज इक्वल टू इन दोनों में से आई टी कॉमन हुआ, आई टी कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो ई बचा यहाँ पे, प्लस आई आर बचा यहाँ पे, यही बचा ना, आई आर बचा, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग यहाँ पे, देखो ये आई है और ये आई कट जाएगा, और ये टी है, ये टी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक तो आई बचेगा और कैपिटल आर बचेगा, इज इक्वल टू ई प्लस आई स्मॉल आर बचेगा। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं? बी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, यही तो फार्मूला हुआ जब बैटरी चार्ज की जा रही। जब बैटरी चार्ज की जाएगी तो ये फार्मूला होगा, और जब बैटरी खुद में धारा दे रही तो ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर हो रहा था। दोनों फार्मूला समझ, ये कब हो रहा था? कब? जब बैटरी इन्वर्टर द्वारा आपके घर मकान में चल रहा था, जब इन्वर्टर द्वारा आपके घर मकान में चल रहा था तब ये था,
लेकिन जब बैटरी चार्ज हो रहा था तब ये था ना, जब बैटरी चार्ज हो रहा था तब ये था। क्यों भाई, समझ में आ रही बात? बताओ जरा, दोनों फार्मूला में डिफरेंस समझ में आया? राजकुमार, बबलू राज, देखो जब बैटरी चार्ज हो रहा था तो ये वाला फार्मूला था, यानी जब बाहर का विद्युत वाहक बल ज्यादा था और बैटरी का कम था, बैटरी में जोड़ना पड़ा। वहीं पे जब बैटरी खुद धारा दे रही तो V प्लस स्मॉल IR हो गया। क्यों, समझ में आया ना ये बात? तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, E इज ग्रेटर देन V होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, E इज लेस देन V होगा। बताओ जब बैटरी धारा देगी, बताओ क्या होगा, ये समझ में आ रही है? सॉरी, इसमें देखो V इज ग्रेटर देन E है, भाई V बड़ा है और यहां पे E इज ग्रेटर देन V है, मतलब यहां पे E बड़ा है तभी तो धारा देगा भाई, जो जिसके पास ज्यादा रहेगा वही देगा ना। अगर E के पास ज्यादा है तो दे रहा है, यहाँ पे V के पास ज्यादा तो V दे रहा है। ये तो बात समझ में गए, जब जिसके पास ज्यादा, यहाँ पे V ज्यादा है तो V दे रहा है, यहाँ पे E ज्यादा है तो E दे रहा है ना। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन और है, यदि परिपथ, यदि सेल खुले परिपथ में हो तो, यदि सेल खुले परिपथ में हो तो, यदि सेल क्या है, खुले परिपथ में हो तो क्या होगा, यदि सेल जो है खुले हुए परिपथ में है तो क्या होगा, I इज इक्वल टू 0 हो जाता है, I इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अरे खुला परिपथ मतलब में धारा नहीं बह रही है तो V इज इक्वल टू R हो जाएगा, V इज इक्वल टू E हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना सभी लोग, जब न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, वहां पे अगर जहां पर भी अगर सेल को खुला परिपथ बताएगा वहां पे V को E के बराबर कर देंगे। ठीक है, वहां पर V को E के बराबर कर देंगे। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, हम आगे आपको एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा सभी को, इस टाइप का न्यूमेरिकल। इतना लिख लीजिए सभी लोग अच्छे से। क्या यह सबसे हार्ड चैप्टर है क्या, बताओ, क्या यह सबसे हार्ड चैप्टर है? नहीं ना, जो रेगुलर क्लास में आ रहा होगा उसके लिए नहीं होगा। ये बबलू जो राज जो है बहुत जल्दी में जुड़े हुए हैं, ये मेंटेन कर लिए, ये करें नहीं है। जो एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन नहीं पढ़ेगा, 4 दिन आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, आकर भी कमेंटबाजी पे ध्यान देगा, टेलीग्राम ग्रुप बनाएगा, उसको हार्ड लगेगा। रिवीजन नहीं करेगा, घर पे पढ़ के गए, कॉपी किताब बंद करके रख दिए, तो उसे कहां से आएगा बताओ, कहां से याद होगा? सही बात ना। हाँ, यदि सेल खुला होगा तो V इक्वल टू E होगा। I मतलब 0 मतलब परिपथ खुला है, उसमें धारा नहीं बह रही है। अरे यार सीधी सी बात है, अगर ये लाइनिया को, यार आप लोग गजब दिमाग है यार, खुला परिपथ का मतलब यहाँ पे प्लग को खोजते हो तो लाइन यहाँ पे पकड़ोगे तो धारा बहेगी, करंट मारेगा। अगर यहीं पे निकाल दो, खुला कर दो, खोल दो तार को, तो कैसे धारा मारेगी बताओ? नहीं मारेगी, धारा 0 होगा। क्या यार गजब राकेश द्विवेदी, कहां कहां से आ जाते हो आप लोग। मैं बता रहा हूं, आज एक काम करना, जाकर एक अच्छे से तार को लेकर जो छेद होता है ना उसी में डाल के पकड़ लेना, फिर देखना क्या आता है, पता चलेगा, फिर निकाल के पकड़ लेना, खुद पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है।
बस मैं भगवान से ही मनाऊंगा, आप जिंदा जागते कल की क्लास में आ जाना, भगवान को ये मनाऊंगा मैं। नहीं, कल से क्लास क्यों बंद हो जाएगा? अरे हाँ, ये कह रहे थे कि हो सकता है, देखता हूं मैं, नोटिफिकेशन डाल दूंगा, थका, बहुत ज्यादा थका हुआ शरीर है, केमिस्ट्री की क्लास मन नहीं कर रहा लेने के लिए, क्या बताऊं मैं। और हाँ, कल मैं देखता हूं तो केमिस्ट्री क्लास सुबह में लूंगा, मेरी मजबूरी है कि शाम को आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना है। किसका? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, चैप्टर 1 का। हाँ, चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हुआ होगा कुछ लोगों का, कुछ का है। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हुआ है ना, पढ़ लेना, कल मैं उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा शाम को, तो एक क्लास एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। तो एक क्लास सुबह में करेंगे तभी शाम को करेंगे ना हम लोग 7:30 बजे से। देखता हूँ यूट्यूब पे या फिर कहाँ पे, देखता हूँ भाई, मेहनत तो करवाना होगा। हम्म। हाँ, स्टार्ट से पहले चैप्टर से होगा। नहीं, देखो क्या होगा, अगर हम लोग बैच में करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो बस आप लोग जो जितने लोग हैं उतने लोग ही आएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि हम जब करवाऊंगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस, तो वहां पे पोल लगवाऊंगा, पोल ABCD कौन सही है, आप टिक करोगे डायरेक्ट आपका आंसर मेरे पास आएगा। अगर बैच में पोल लगवाता हूं तो 10 20 50 60 लोग 70 लोग होंगे। यूट्यूब पे लगवाऊंगा तो आप भी होगे, और आपके दोस्त जो पढ़ने वाले हैं ना इधर उधर कोचिंग वोचिंग में, वो वाले भी आएंगे, फ्री में होगा ना। हालांकि PDF तो आपको मैं पहले से दे दिया हूं, लेकिन आंसर नहीं दिया हूं मैं, आंसर दूंगा भी नहीं आप लोगों को, आंसर भी नहीं दूंगा आपको ना। उतना क्वेश्चन 28 30 क्वेश्चन नहीं, बस ना, बस 28 30 क्वेश्चन है। चैप्टर 1 में कहीं 100 से अधिक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव मेरे पास, तो उतना टाइप हुआ था तो उतना मैंने दे दिया, फिर आगे मैं देता रहूंगा, फिर करवाता रहूंगा, है ना। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कंपटीशन होगा, जब कंपटीशन आएगा तो मैं कहूंगा भाई शिखर बैच वालों, बेइज्जती नहीं होना चाहिए मेरी, पढ़ के आना अच्छा से पहले चैप्टर को। हाँ, पढ़ के आना अच्छे चैप्टर से, ये नहीं क्वेश्चन वहां का आंसर रट के आना, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं अगली बार से नहीं डालूंगा। रट के नहीं आना, पढ़ के आना है। हो सकता है कल मैं कोई दूसरा, कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर दूं कल शाम को, कोई 7 7:30 बजे यूट्यूब पे। मेरा प्लान है, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं बताओ? सही है, मतलब प्लान सही तो है ना? पढ़ाई तो आप लोग किए हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन का सब लोग कर लेते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम, आएंगे वो और आप भी आओगे, बस मन लगा के आना, पढ़ के आना, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। नहीं, फिजिक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। आज केमिस्ट्री क्लास मन तो नहीं कर रहा, बहुत थका हूं, लेकिन फिर भी देखता हूं, अभी मैं बता दूंगा नोटिफिकेशन डाल के। ये कौन सर कमेंट कर रहा है यार, कौन है सर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नाम तो देख लेने दो भाई, कौन है? इतना ज्यादा लिखोगे सर तो कहां से ध्यान देंगे, नाम दिखाई नहीं दे रहा आपका, कौन हो भाई? सर ये कौन सर कर रहा है? ये टेस्ट नहीं होगा, एक तरह से प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन की, टेस्ट तो अलग से होगा ना, टेस्ट तो आप लोगों का होगा, टेस्ट नहीं होगा। चले आगे चले, हाँ पोल होगा। ये कौन सर इतना लंबा सर लिख रहा है कि हम उसे पढ़ ही नहीं पा रहे नाम, ये मतलब पढ़ नहीं पा रहे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इतना लंबा क्यों लिख रहा है भाई? कौन है भाई, कौन महानुभाव है? एक बार दिखाई दे दे, बस बताता हूं आपको। गेहूं काट रहे होंगे इसलिए दिमाग में नहीं ध्यान दे रहा है।
चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा कब अगर सेल खुली परिपथ में तो V बराबर E हो जाएगा, अगर सेल चार्ज हो रहा है तो E, अगर सेल द्वारा चल रहा है तो E ज्यादा होगा, अगर सेल चार्ज हो रहा है तो V ज्यादा होगा, है ना। चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब छुट्टी हो गया आप लोगों को, जाइए। ठीक है।